Hello student, welcome back to Matty Zeta 24/7. This is Anita Sharma, your history mentor. स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी हिस्ट्री का चैप्टर 5 जिसका नाम है थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर। उसका जो लास्ट टॉपिक है, ठीक है, उसका जो लास्ट टॉपिक है जिसका नाम क्या है? विमेन स्लेव सती एंड लेबरर्स। तो यहाँ पर हम विमेन की कंडीशन के बारे में बात करेंगे, किस तरह से ट्रैवलर जब इंडिया आए थे, ठीक है, और वो इंडिया रहे थे तो उन्होंने चीजों को ऑब्जर्व किया ना, तो उन्होंने किन किन चीजों को ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करके किस तरह से वो अपनी बुक में इनको मेंशन करते हैं। तो उन्होंने जो ऑब्जर्व किया खास करके विमेन के स्टेटस सिचुएशन के बारे में कि विमेन को किस तरह से स्लेव्स बनाया जाता था, ये जो सती सिस्टम फैला हुआ था, किस तरह से सती सिस्टम में क्या क्या चीजें होती थी और उनको किस तरह से एक लेबर के रूप में काम करवाया जाता था। तो क्या कंडीशन रही होगी, क्या सिचुएशन रही होगी, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये लास्ट टॉपिक है, इसका ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और जिसने भी पहले के टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो जरूर से जाकर देखिएगा, क्योंकि ये चैप्टर आप लोगों को जितना मुश्किल लगता है ना, तो उतना मुश्किल है नहीं। मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, ठीक है। तो नहीं आपने पार्ट देखे हैं तो एक एक पार्ट करके उसको समझिएगा। सारे पार्ट्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपको वन शॉट भी देखना है तो वन शॉट भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। क्लियर है? तो जरूर से इसको समझिएगा, क्योंकि आपके अंडरस्टैंडिंग के बेस पर ही, आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड के आप आंसर दे पाओगे क्वेश्चन के। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। विमेन स्लेव एंड द सती एंड द लेबरर्स, ठीक है। तो हम बात करते हैं ट्रैवलर्स हु लेफ्ट रिटन अकाउंट वर जनरली मैन। अब देखो यहां पर जो ट्रैवलर्स थे, कौन कौन से ट्रैवलर्स की बात करी हमने? बहुत सारे ट्रैवलर्स के बारे में हमने पढ़ा। फॉर एग्जांपल कि अल बरूनी के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने इब्न बतूता के बारे में पढ़ा, राइट। फिर उसके बाद हमने फ्रैंकिस बर्नियर के बारे में पढ़ा, राइट। फिर उसके बाद हमने जो है मुनुकी है, ठीक है, और बर्नियर है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि बर्नियर के बाद हमने काफी सारे मुनुकीज को पढ़े, पोर्तुगीज ट्रैवलर आए थे उनके बारे में पढ़ा। तो किस तरह से उन ट्रैवलर्स ने, ठीक है, इनकी ट्रैवलॉग से एक आइडिया लेकर के, जो बाद के बाद जो ट्रैवलर थे, तो किस तरह से जो पहले वाले ट्रैवलर्स थे, इन्होंने अपनी ट्रैवलॉग में जो भी कुछ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में लिखा, तो किस तरह से उन चीजों को डिस्क्राइब किया है, ठीक है ना। तो इसमें से काफी सारे जो ट्रैवलर्स थे उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सोसाइटी के बारे में क्या लिखा है कि ट्रैवलर्स हु लेफ्ट रिटर्न अकाउंट वर जनरली मैन बट देवर। अब उनको मतलब जो उन्होंने ट्रैवलॉग्स लिखी थी, खास करके हमने सबसे पहले किया था ना, सबसे पहले वाले वीडियो में हमने बात करी थी कि ऐसा नहीं था कि ट्रैवलर सिर्फ मैन ही आते थे, मतलब जो ट्रैवलिंग किया करते तो सिर्फ मैन ही किया करते, विमेन्स भी ट्रैवल किया करती थी। वो भी जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाकर के चीजों को ऑब्जर्व किया करती थी, एक्सपीरियंस किया करती थी। हाँ, ये बैड लग रहा है कि उनकी कोई ट्रैवलॉग हमें नहीं मिली है। तो जो भी हमें मैन की ट्रैवलॉग्स मिली हैं उसमें बताया गया है कि बट दे वर अट्रैक्टेड बाय द कंडीशन ऑफ द विमेन इन द सब कॉन्टिनेंट, कि इंडिया में विमेन की कंडीशन को कैसे उन्होंने बताया है, ठीक है। तो यहां पर हम बात करेंगे स्लेव्स वर ओपनली सोल्ड। अब स्लेव्स को देखो ना, स्लेव्स क्या, ये जो दास होते थे, ठीक है, इनको मार्केट में ना जैसे डेली की चीजें होती है ना, इस तरह से उनको बेचा खरीदा जाता था। तो स्लेव्स वर ओपनली सोल्ड इन द मार्केट लाइक द अदर कम्युनिटीज एंड वर एक्सचेंज एज अ गिफ्ट। और गिफ्ट की तरह भी उसको एक्सचेंज किया करते थे। ठीक है, तुमने बहुत अच्छा काम किया तो मेरी तरफ से मैं तुम्हें एक स्लेव भेंट करता हूँ, ठीक है, एक दास, एक नौकर तुम्हें भेंट करता हूँ। जैसे आपने वो देखा होगा ना, कौन सा अलाउद्दीन खिलजी वाला जो मूवी आई थी पद्मावत, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक 1000 दिनारी था ना जो जलालुद्दीन खिलजी 1000 दिनार में उसको खरीद कर लाया था मलिक काफूर को। फिर बाद में जब अलाउद्दीन खिलजी जब एक युद्ध जीत कर आता है तो उसको गिफ्ट के रूप में मलिक काफूर को कहा कि ये मेरी तरफ से तुम्हें भेंट करता हूं मैं, ठीक है। और फटाफट से उसको टेस्ट करना चाहा तो मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने ऑर्डर किया कि फटाफट इनको जो है वो मारकर दिखाओ। तो उनकी लॉयल्टी को चेक करना चाहता था, उनकी कि वो कितना ईमानदार है, क्या वो मेरे एक इशारे पर मरने मारने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। तो वो टेस्ट करना चाहता था कि जाकर जलालुद्दीन खिलजी को फटाफट से मार दो और खंजर निकालो और फटाफट से उसको चाकू लगाकर उसका मर्डर कर दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब जो स्लेव्स होते थे उनको गिफ्ट की तरह भी यूज किया जाता था। इब्न बतूता हिमसेल्फ बॉट द स्लेव्स अलोंग विद द हॉर्सेस। इवन इब्न बतूता भी क्या करता है, इब्न बतूता हिमसेल्फ वो अपने किसके लिए, जो रूलर था कौन, मोहम्मद बिन तुगलक, तो उसके लिए वो स्लेव्स को लेकर जाता है, हॉर्स को लेकर जाता है, मतलब एज अ गिफ्ट उनको रिप्रेजेंट करता है। तो इब्न बतूता हिमसेल्फ बॉट्स द स्लेव्स अलोंग विद द हॉर्सेस एंड कैमल्स व्हेन ही रीच सिंध, ठीक है।
जब वो सिंध जाता है तो वहां से काफी सारी चीजें लेकर आता है एज ए गिफ्ट फॉर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। तो अपने अपने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए स्लेव्स और ये आपका क्या हो गया, स्लेव्स हो गया, हॉर्स हो गया और कैमल हो गया, तो इन चीजों को एक गिफ्ट के रूप में उनको प्रेजेंट करता है, राइट। तो इब्न बतूता अकाउंट शोज दैट देयर वाज अ कंसिडरेबल डिफरेंशिएशन अमंग द स्लेव्स, ठीक है। तो ये स्लेव्स भी होते हैं ना, ये काफी अलग अलग तरह के होते थे, ठीक है। तो इनमें डिफरेंशिएट भी किया जाता था। अब फॉर एग्जांपल कि ठीक है मार्केट में गए, ठीक है, मार्केट में गए और मार्केट में किस तरह से स्लेव्स ओपन मार्केटिंग होती थी, इनकी ओपन में बेचा खरीदा जाता था। तो कोई बहुत ही हट्टा कट्टा होता था, ठीक है, हेल्दी होता था, तो उसके उतने ही ज्यादा पैसे लगते थे, उतनी ज्यादा बोली लगती थी, ठीक है। विमेन का यहाँ पर बताया गया है कि विमेन का स्टेटस बहुत ही कम रखा गया था, बहुत ही चीप उनके प्राइजेस होते थे, राइट। तो female slaves in the services of the sultan were expert in the music and dance। तो जो राजा लोगों के लिए जो women slaves को हायर किया जाता था या उनको खरीदा जाता था, तो वो खास करके किस लिए खरीदा जाता था कि उनको डांस और म्यूजिक में अच्छा परफॉर्म करना आना चाहिए, ठीक है। अब वो क्या करती थी, उनके कोर्ट की शोभा बढ़ाती थी, राइट। नाचना गाना जो है वो अपने दरबार में पेश करते रहते, तो अपने आप को एंटरटेन करने के लिए तो इस तरह से स्लेव्स, जो विमेन स्लेव्स होती थी, उनको परचेज किया जाता था। सो विमेन स्लेव सती एंड द लेबर्स, ठीक है। तो इसमें हम नेक्स्ट जो पार्ट करेंगे वो करेंगे फीमेल स्लेव्स वर एम्प्लॉयड बाय द सुल्तान टू कीप वॉच ऑन हिज नोबल्स। अब जो फीमेल जो स्लेव्स होती थी, तो जैसे सुल्तान के घर में, ठीक है, बहुत सारी फीमेल स्लेव्स है, बहुत सारी दास दासियां हैं, ठीक है। अब उन दासियों का काम क्या होता था कि जो भी उनके घर में नॉबल्स आएंगे, मतलब उनके रिलेटिव्स वगैरह आएंगे, उनका ध्यान रखना है, उनके लिए खाना पीना, हर तरीके से अच्छे अच्छे अरेंजमेंट्स करना, तो ये सारे काम कौन करती थी, दासियां करती थी, ठीक है। स्लेव्स वर also used for domestic labor and Ibn Battuta found their service absolute necessary for carrying। अब डोमेस्टिक लेबर के लिए, डोमेस्टिक लेबर मतलब घरेलू कामकाज के लिए, अब खाना बनाना होता है, साफ सफाई का काम होता है, इवन जो प्रिंसेस होती हैं या क्वीन होती है, उनके भी जो है पर्सनल दास दासियां होती थी, पर्सनल मतलब विमेन स्लेव्स होती थी जो हमेशा उनकी सेवा में हाजिर रहती थी, उनको अपनी सर्विसेज दिया करती थी। तो स्लेव्स वर आल्सो यूज्ड फॉर डोमेस्टिक लेबर एंड इब्न बतूता फाउंड देयर सर्विस एब्सोल्यूट नेसेसरी फॉर कैरिंग विमेन एंड मैन ऑन द प्लैंक्विन्स और द डोला, ठीक है। अब ये क्या करते थे, इब्न बतूता ने चीजों को जब ऑब्जर्व किया तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि देयर सर्विस एब्सोल्यूट नेसेसरी फॉर कैरिंग द वुमेन। उनकी जो एक तरह से सर्विसेज होती थी, अब जैसे वो डोला होता है ना कि जब रानी की पालकी निकलती थी तो पालकी को लेकर के वो 4 आदमी चलते थे, है ना। तो इस तरीके से, और पीछे पीछे उनके दासियां भी चलती थी कि भाई रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए या रास्ते में कुछ ऐसी ही इमरजेंसी आ जाए जिसकी वजह से रानी को कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, तो दासियां भी चलती थी और दास उनका डोला लेकर चलते थे, ठीक है। उसके बाद प्राइस ऑफ फीमेल रिक्वायर्ड फॉर डोमेस्टिक लेबर वाज वेरी लो। क्या बताया है, बहुत ही कम प्राइस पर ये खरीदी जाती थी, ठीक है। जो फीमेल स्लेव्स होती थी उनको बहुत ही कम प्राइस पर खरीदा जाता था। तो देयरफॉर मोस्ट द फैमिलीज हु कुड अफोर्ड द स्लेव्स कीप एट लीस्ट 1 or 2 ऑफ देम। अब ये क्या बताया गया, देयरफॉर मोस्ट ऑफ द फैमिलीज, अब ठीक है, नोबल्स होते थे या जो राजा के मिनिस्टर्स होते थे, जो उनके कर्टियर्स होते थे, उनके घरों में तो ये ऐसे दास दासियां तो काम नौकर चाकर काम करते थे। तो माना जाता है कि जो मैन स्लेव्स होते थे उनके प्राइजेस ज्यादा होते थे, लेकिन फीमेल जो स्लेव्स होती थी उनके प्राइजेस कम होते। उनको डोमेस्टिक जो घरेलू काम होते थे उनमें उनको लगाया जाता था, तो घर की साफ सफाई करना, उनके बच्चों को देखना, ठीक है, और हर तरीके के काम करना, तो वो विमेन स्लेव्स किया करती थी। हु कुड अफोर्ड द स्लेव, और जो स्लेव्स को अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब स्लेव, ठीक है, जिसको खरीदने की उनके पास वो पावर है या पैसा है उनके पास, तो वो इस तरह के स्लेव्स को खरीद दिया करता था। केप्ट एटलीस्ट 1 or 2 ऑफ देम, तो 1 या 2 स्लेव्स को वो खरीद लिया करते थे परमानेंटली। जैसे आजकल तो आप मेड देखते हो ना कि मेड जो है पर मंथ इतने में काम करती है, ठीक है, झाड़ू पोछा करती है, घर का काम करती है, तो पर मंथ उसको इतनी सैलरी दे दी जाती है, इतने पैसे दे दिए जाते हैं। तो वो तो एक मंथली वो हो गया, उसको खरीदा थोड़ी ना है, लेकिन उसको तो परमानेंट खरीद लिया ना, इतने पैसे दे करके उसको परमानेंट ही खरीद लिया। अब वो आजीवन जो है उनकी सर्विसेज देंगे उनके घरों में, ठीक है। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या कहता है कि यूरोपियन ट्रेवलर्स व्यू ऑन द कंडीशन ऑफ वुमेन, राइट।
तो इब्न बतूता एक यहाँ पर एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है आप इसमें एनसीईआरटी में, ठीक है। तो एक पैराग्राफ दिया हुआ है ब्लू कलर में, वहां पर देखना जा करके कि इट इज द हैबिट ऑफ द एम्परर। तो इब्न बतूता ने क्या कहा, इब्न बतूता के व्यूज थे कि वुमेन की कंडीशन को लेकर कि इब्न बतूता ने जो ऑब्जर्व किया वो क्या था कि ये राजा की आदत होती थी, ठीक है, कि टू कीप विद एवरी नोबल ग्रेट और द स्मॉल वन हिज, मतलब आदत होती थी कि हमेशा अपने साथ में 2-3 नौकर चाकरों को हमेशा अपने साथ में रखता था। अब आपने देखा होगा जब राजा राजगद्दी पर बैठता है, ठीक है, तो सिंहासन पर बैठता है तो 3-4 लेडीज होती है, फीमेल होती है, वो पंखा ऐसे हिलाती रहती है ना। तो पानी वानी पिलाना होता है, मदिरा वगैरह होता है, तो ये सारे फीमेल ही काम किया करती थी, सारे काम, ठीक है। वन ऑफ हिज स्लेव्स हु स्पाइस ऑन द नोबल्स, he also appointed the female scavengers who entered the houses। कई बार तो ऐसा भी होता था कि बहुत सारी फीमेल मतलब जो स्लेव होती थी जो राजा के महल में काम किया करती थी, तो कई बार ऐसा होता था कि उनके जो फीमेल स्लेव्स होती थी दूसरों के घरों में घुसकर ना इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया करती थी, मतलब बिना किसी को बताए हुए कि ये राजा की ही कोई एजेंट होगी या राजा की ही कोई स्लेव होगी, उनके घर में ये काम करती है, इस तरह से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की आए तो उनको ना बताया जाए। तो क्या होता था कि बिना कुछ बताए चुपके से, जैसे कभी कभी राजा भी होता था ना कि वेशभूषा बदल करके और अपने राज्य में घूमता था कि लोगों का मैं सोच तो देख सकूं कि वो अपने राजा के बारे में क्या सोचते हैं। तो सेम ऐसे ही जो स्लेव्स होती थी, फीमेल स्लेव्स होती थी, तो वो इस तरीके से जो है वो मतलब लोगों को पता भी नहीं चलता था कि कोई राजा की एजेंट है और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके पूरी इंफॉर्मेशन राजा को बताया करती थी। तो सेम वही रखा है, लिख रखा है इसमें, ठीक है। टू कम्युनिकेट ऑल द इंफॉर्मेशन दे पोजेस, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फीमेल स्लेव्स वर कैप्चर्ड, बहुत सारी जो ज्यादातर जो फीमेल स्लेव्स होती थी उनको कैप्चर, बंदी बनाकर लाया जाता था। जब भी वो किसी दूसरे राज्य पर अटैक किया, उन्होंने उसको जीत लिया, तो उनके साथ में बहुत सारे स्लेव्स, दास दासियों को अपने साथ लेकर आए थे, ठीक है। और रेड जो एक्सपीडिशंस होता था कि रेड मारती कहीं पर, ठीक है, बहुत सारी फीमेल्स को वहां पर अपने साथ लिया है। तो इस तरीके से राजा का एक शौक भी होता था और उनकी जरूरतें भी होती थी, इस तरह से फीमेल स्लेव्स को यूज किया जाता था, ठीक है। अब नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि यूरोपियन ट्रैवलर्स व्यू अबाउट द कंडीशन ऑफ वुमेन, बर्नियर चौजदा। अब पहले हमने क्या पढ़ा, पहले हमने इब्न बतूता के व्यूज देखे, ठीक है, विमेन स्लेव्स के बारे में। अब हम बात करते हैं बर्नियर के बारे में। तो बर्नियर चो द प्रैक्टिस ऑफ सती। बर्नियर ने क्या देखा कि इंडिया में यार एक ऐसा सिस्टम फैला हुआ है जो कि बहुत बहुत बुरा है, बेकार है, ठीक है, और इतना दर्दनाक है कि कोई अगर जिसके अंदर इंसानियत होगी ना तो वो तो उसकी रूह कांप जाएगी इस तरह के सीन को देखकर, इस तरह के सिस्टम को देख करके। तो उसने क्या बताया कि बर्नियर चॉज द प्रैक्टिस ऑफ द सती फॉर हिज डिटेल डिस्क्रिप्शन। उसने सती सिस्टम को बहुत ही डिटेल में बताया है, किसने, बर्नियर ने, फ्रैंकिस बर्नियर ने, राइट। ही नोटेड दैट व्हाइल सम वुमेन सीम्ड टू एक्सेप्ट द डेथ चीयरफुली, ठीक है, चीयरफुली अदर वर फोर्स्ड टू डाई। अब जैसे मान लो पहले छोटे बचपन में ही चाइल्ड मैरिज हो जाती थी, तो क्या होता था कि उनमें ना एज डिफरेंस बहुत होता था, मतलब लड़का और लड़की में बहुत ज्यादा एज डिफरेंस होता था। तो बचपन में शादी हो जाती थी, ठीक है, लड़का बड़ा होता था, लड़की छोटी होती थी, तो लड़का जैसे जल्दी उसकी डेथ हो जाती थी, तो अपने हस्बैंड की डेथ, जो उनका पायर होता है ना, चिता होती है, तो लड़की को जबरदस्ती उस चिता पर बिठाया जाता था और अनविलिंगली, वो नहीं चाहती थी, बेचारी रोती रहती थी, बिलखती रहती थी, चिल्लाती थी कि मुझे नहीं मरना अभी, लेकिन फिर भी क्या होता था, उसको फोर्सफुली उसको मरने के लिए आग में झोंक दिया जाता था कि तुम्हें, तुम्हारा धर्म ये कहता है, तुम्हारा पत्नी धर्म ये कहता है कि तुम्हें अपने हस्बैंड की चिता के साथ में जलना है, तभी उसको भी मोक्ष की प्राप्ति होगी और तुम्हें भी आगे बहुत अच्छा जन्म मिलेगा। तो इस तरीके से ये बातें फैली हुई थी। विमेन वर ऑल्सो इन्वॉल्व देयर अदर थिंकिंग। इसके अलावा विमेन जो थी दूसरे चीजों में भी शामिल थी। देयर लेबर्स वर द क्रूशियल बोथ एग्रीकल्चर, उनको एज अ लेबर भी काम करवाया जाता था, ठीक है, एक वर्कर की तरह से, एक मजदूर की तरह से उनसे काम करवाया जाता था। तो एग्रीकल्चर एंड द नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, राइट, तो चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था या फिर नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था, घरेलू कामकाज थे या फिर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहां पर लेबरगिरी का काम होता है, तो इस तरह से उनको जो है एक लेबर के रूप में भी काम करवाया जाता था। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने 3 चीजें पढ़ी है कि स्लेव्स का पढ़ा पूरा का पूरा, फिर सती के बारे में पढ़ा, ठीक है, और फिर उसके बाद हमने पढ़ा एक लेबर के रूप में उनको किस तरह से काम करवाया जाता है, ठीक है। सो विमेन फ्रॉम मर्चेंट फैमिली पार्टिसिपेटेड इन द कमर्शियल एक्टिविटी। अब देखो, विमेन फ्रॉम मर्चेंट फैमिली, जो व्यापारी वर्ग जो होता था, उनकी विमेन के बारे में बताया गया है। तो ये जो सारी सिचुएशन थी ना, ये नॉर्मल जो गरीब लोग होते थे
उन फीमेल्स के बारे में, उन विमेन के बारे में बताया गया है। लेकिन एक कम्युनिटी होती थी ना, मर्चेंट की कम्युनिटी होती थी, व्यापारी वर्ग जो होता था, उसमें फैमिलीज पार्टिसिपेटेड इन द कमर्शियल एक्टिविटीज। तो वो अपने हस्बैंड या फिर अपने भाई या फिर अपने फादर के जो भी ऑफिस वगैरह का काम होती है, तो वो भी इस तरह की एक्टिविटीज किया करती थी, कमर्शियल एक्टिविटीज किया करती थी, समटाइम्स इवन टॉकिंग द मर्केंटाइल डिस्प्यूट ऑन द कोर्ट ऑफ लॉ। कई बार तो ऐसे भी होता था कि वो अपने राइट के लिए कोर्ट तक में चली जाती थी, न्याय मांगने के लिए कि भाई उनको जस्टिस चाहिए। इस तरीके से वो अपने अपने कहते हैं ना कि उनके साथ में जो भी गलत हो रहा होता है या अपने राइट के लिए वो आगे बढ़कर अपना न्याय मांगेगी, तो इस काम में भी वो आगे रहती थी। लेकिन ये जो सिचुएशन थी, ये सिर्फ और सिर्फ ये जो मर्चेंट कम्युनिटी होती थी, सिर्फ इन्हीं की विमेंस को ही इस तरह का राइट था। बाकी की जो नॉर्मल होती थी या फिर पुअर फैमिली से जो बिलोंग करती थी, उनको तो इस तरह से स्लेव्स की तरह से बेचा खरीदा जाता था, साथ में उनके डोमेस्टिक जो लेबर्स की का काम होता है वो करवाया जाता था। तो कहने का मतलब ये कि विमेंस की कंडीशन के बारे में बताया गया है कि नॉर्मल होते थे, पुअर होते थे और जो रिच होती थी। ठीक है, उन विमेंस के बारे में तीनों को कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट से मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्या कहता है, एक फिर और एक्सट्रैक्ट दिया हुआ, एक और पैराग्राफ दिया हुआ है, यूरोपियन ट्रेवलर्स व्यू द कंडीशन पर। ठीक है, तो द चाइल्ड सती, देखो अब ये सती चाइल्ड के बारे में बर्नियर ने क्या कहा है। बर्नियर ने कहा है सती सिस्टम को किसने डिस्क्राइब किया एक्चुअल में, तो आपका आंसर होना चाहिए फ्रांसिस बर्नियर ने। ठीक है, इब्न बतूता ने भी किया, ठीक है, लेकिन उन्होंने स्लेव्स के रूप में किया। ठीक है, तो चाइल्ड सती में हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू बर्नियर अ मोस्ट ब्यूटीफुल यंग विडो, तो उसे बताया गया है कि एक बहुत ही छोटी सी उम्र की, कच्ची सी उम्र की जो है लड़की थी, वो विडो हो गई, तो उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। ठीक है, तो उसको सेक्रीफाइस करना पड़ा, हु कुड नॉट, जो कि वो नहीं करना चाहती थी, उसको जबरदस्ती उसको आग में डाला गया, झोंका गया। ठीक है, सो आई थिंक हैव, अब ये आई थिंक कौन है, ये आई कौन कह रहा है, बर्नियर कह रहा है कि आई थिंक हैव बीन द मोर देन 12 ईयर्स एज। मुझे लगता है कि वो मुश्किल से यार 12 साल की होगी। 12 साल की बच्ची कितनी होती है, अभी तो ठीक से उसको समझ भी नहीं आई होगी, और उसको सोसाइटी ने इस तरह से बाउंड कर दिया, वो ठीक से दुनिया को समझ भी नहीं पाई, ठीक से उन्होंने दुनिया को देखा भी नहीं, और उसको जीते मतलब कहते हैं ना कि जीता इंसान जो होता है, लाइव इंसान जो होता है, उसको जीते हुए इंसान को किसी को अगर आग में झोंक दिया जाए तो ये कितना पेनफुल होता है। वो तो छोटी सी बच्ची थी ना, आप खुद सोचिए कि जरा सी हमें उंगली कहीं पर जल जाती है, कुछ गर्म लग जाता है, ठीक है, आयरन लग जाती है, कई बार ऐसा भी होता है ना, तो कितना पेन होता है। और यहाँ पर तो एक जिंदा छोटी सी बच्ची को आग में डाला जा रहा है, यार वो कितना पेनफुल होगा। मेरे तो अभी से गूज बम्स आ रहे हैं, है ना। तो द पुअर लिटिल कैप्चर अपीयर्ड मोर डेड देन अलाइव, तो वो जिंदा रहते, अगर मान लो ठीक है कि किसी ने कोई जबरदस्ती, ठीक है, वो नहीं मरना चाहती है, लेकिन फिर भी उसको जबरदस्ती आग में धकेला जाता है। लेकिन अगर मान लो इस तरह की सिचुएशन नहीं होती और वो फिर आजीवन उसको एक क्या बोलते हैं, एक ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा कि अगर मान लो उसको अपनी पति के साथ नहीं जलना, तो वो पूरी सोसाइटी उसको टोंट मार मार के, ताने मार मार के वो उसका जीना इतना दुबर कर देती, इतना मतलब उसके सामने ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स को ला करके खड़ा कर दिया जाता है, जिससे कि उनका जीना जो है बहुत ज्यादा दुश्वार हो जाता है। उसकी लाइफ इतनी ज्यादा मिजरेबल हो जाती है कि वो अपने आप ही जो है सुसाइड करने की सोचती है। तो इसमें बताया गया है कि इससे बेटर तो थी कि मैं मर जाती, वो ही सही था, कि इनके तानों से तो कम से कम मैं बचती ना। तो मोर डेड, तो वो ज्यादा जिंदा इंसान से ज्यादा जब किसी की बातें उनको पिंच करने लग जाती है, तो वो अंदर से इंसान टूट जाता है। ठीक है, अब वो बार बार कोई बातें उनको बोलेंगे तो वो इंसान अंदर से टूट जाता है। तो ये तो बेटर था कि मैं इससे पहले मर ही जाती, राइट। शी अप्रोच द ड्रेडफुल pit, the agony of the mind cannot be described, he trembled। तो कहने का मतलब वो बहुत ही बुरी तरीके से रोती थी, कांपती थी, मतलब खड़े होकर के जैसे वो करते ना, शिवरिंग करते, शिवरिंग इन द सेंस कि वो डर के मारे जो कांपना होता है, मेंटली स्केयर्ड होता है, मेंटली तरीके से उसको एक डर बैठा हुआ था कि यार अब मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है। तो उसको ना हस्बैंड का तो चलो दर्द, वो दुख दर्द है, वो तो बाद में गया, लेकिन उसको पहले ये डर उसके दिमाग में आता था कि अब मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, तो अब मुझे भी इसके साथ चिता में जलना पड़ेगा। मेंटली टॉर्चर किया जाता था उस छोटी सी बच्ची को, छोटी सी थी या फिर कोई विडो थी, कोई समझदार थी, उसको मेंटली टॉर्चर किया जाता था कि तुम्हें ये काम करना ही करना है। और ये सारी चीजें डिस्क्राइब किसने करी, बर्नियर ने। ठीक है, तो फेटल स्पॉट स्टेटेड हर ऑन द वुड, ठीक है, फिर उसको जलती हुई ये इस तरीके से लकड़ियां जो चिता पर लगी होती थी, तो सिटेड, ठीक है, सिटेड हर ऑन द वुड, तो लकड़ियों पर बिठाया जाता था।
टाई हर हैंड एंड फीट, उसके हाथ पैर बांध दिए जाते थे। देखो कितना पेनफुल है कि ना तो वो भाग सकेगी, ना वो हाथ खोल सकेगी ताकि वो हाथ पैर मारे और वो वहां से भाग खड़ी हो, ठीक है। उसके हाथ पैर बांध करके, उसके मुंह पर कपड़ा बांध करके कि ना वो चिल्लाए, चुपचाप से उसको आग में झोंक दिया जाता था, ठीक है। लेस्ट शी शुड रन अवे एंड देन दैट द सिचुएशन वॉज इनोसेंट क्रिएचर वॉज बर्न अलाइव। और इस तरह की सिचुएशन को देख करके लगा कि यार ये छोटी सी बच्ची को किस तरह से जिंदा एक इंसान को जलाया जा रहा है, तो क्या इनके मन में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है क्या? क्या इनको पेन नहीं होता है कि इस तरह के दर्दनाक सीन को वो देखती हैं, ठीक है। जो भी किसी ने भी जब उसको आग में धकेला होगा, झोंका होगा, तो क्या उनके अंदर वो दर्द पैदा नहीं हुआ होगा जिसकी वजह से उस छोटी सी बच्ची को जलना पड़ रहा है ना। तो इस तरह की डिस्क्रिप्शन जो है वो बर्नियर ने अपने बुक में दी, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक बहुत ही छोटा सा था, ठीक है। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं, ठीक है। और समझ में आ गई है तो यही समझ आपको अपनी अप्रोच लगानी है कहाँ पर, आपको अपने एग्जाम में, ठीक है। जितना अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करोगे उतनी अच्छी आपकी नॉलेज बनेगी, जितनी अच्छी नॉलेज बनेगी तो नॉलेज के बेस पर ही आप चीजों को रिकॉल कर पाओगे, ठीक है। रिकॉल करके फिर आप ज़्यादा उसको रिवाइज करोगे, रिवाइज करने के बाद फिर उस पर आप जो भी इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए आप क्या करोगे, डेली चीज़ें रिकॉल करके, और वो चीज़ें जब रिवाइज होने लगेगी ना, तो इससे क्या होगा कि हमारी स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों ही हमारे अंदर आने लगेगी। तो आपको कंसेप्ट पर पकड़ होनी चाहिए आपकी। दूसरा ये कि ज़्यादा आपको रिवाइज करना है, रिवाइज करके और इस तरह से प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। और ये तीनों ही कहाँ पर आपके पॉसिबल हो सकते हैं, तीनों ही चीज़ें आपको दी जा रही है हमारे समर्थ बैच जो कि CUET में है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आज ही समर्थ बैच ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। जहां पर आपको ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज कर सकते हैं Y489, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। ज्यादा बच्चों तक इसको शेयर करना है और कमेंट करके बताना है कि आज आपको वीडियो कैसी लगी, या फिर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है, क्वेरी होती है, डाउट होता है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। अब बात यह कि इसको परचेज कैसे करना है, ठीक है। तो परचेज कैसे करना है कि अभी आप CUET का जो है वो नहीं सोच रहे हैं, बस हमें अभी क्लास 12th को फोकस करना है, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम आपका सेकेंडरी एग्जाम होगा। तो आपको क्या करना है, सीधे गूगल पर जाना है। अगर आपने ऐप डाउनलोड कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप डायरेक्ट गूगल पर जाकर भी टाइप कर सकते हो अड्डा 24/7। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आपने फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक किया तो वैसे आपके सामने ऑल कोर्सेज आ जाएगा। जैसे आपने ऑल कोर्सेज किया तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्कूल K-12, ठीक है। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं, अगर आप अपने स्कूल में टॉपर बनना चाहते हैं, ठीक है, कंसेप्ट पर पकड़ होनी चाहिए, हर कंसेप्ट को क्लियर कराया जाएगा, उसके बाद में प्रैक्टिस सेट होगी, रिवीजन होगी, ये सारी चीजें हम आपको इस स्पार्क बैच में करा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, अपने हिसाब से आपको एक चूज कर लेना है। जैसे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो हमने क्या किया, आर्ट्स पर क्लिक कर लिया। अब देखो ये कितने का है, ये है आपका राइजिंग बैच है, ठीक है। हमें क्या करना है, स्पार्क बैच हमें चूज करना है। तो ये रहा आपका आर्ट्स का स्पार्क बैच, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2549 का है, बाय नाउ पर क्लिक करोगे तो आपको और भी यहाँ पर प्राइस कम देना पड़ेगा जब आप कूपन कोड यूज करोगे Y489, ठीक है। तो जैसे आपने अप्लाई किया तो देखो अभी कितने का रह जाए, ओनली 2489 का। बच्चे इतने कम पैसों में, ये किसी और पर नहीं, आप अपने लिए इसको खर्च कर रहे हो, आप अपने करियर पर इसको खर्च कर रहे हो, ठीक है। और मुझे लगता है कि कोई भी मम्मी पापा आपको पढ़ाई करने के लिए तो कोई भी मना नहीं करेगी। अगर आप मार्केट में बुक लेने भी जाओगे ना कि मुझे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी की मुझे बुक दे दीजिए, या टेस्ट पेपर दे दीजिए, या मुझे PYQs दे दीजिए 10 ईयर्स के, तो वो भी इतने में ही पढ़ेंगे। जब आप 4-5 सब्जेक्ट के आप PYQs लेने जाओगे तो मुझे लगता है कि वो इससे ज़्यादा ही पढ़ेंगे, इससे कम तो पढ़ेंगे नहीं, है ना। और इसमें तो आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस दी जा रही है, फैकल्टी आपको हर टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा रही है, साथ में आपकी रिविजन भी होगी, मॉक टेस्ट होंगे, PYQs होंगे, आपके प्रैक्टिस सेट भी होंगे, डेली आपको DPPs भी दी जाती है कि हर टॉपिक के साथ में आपको क्वेश्चन भी दिए जाते हैं ताकि आप चीज़ों को और अच्छे से रिकॉल कर सके, ठीक है ना। तो समझिएगा, जितना जल्दी आप अपने इस बैच में एनरोल करेंगे उतना ही जल्दी आपका सिलेबस कवर होगा, फिर हम रिवीजन की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।